बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं BS टीवी। आज का दिन मध्य प्रदेश के चुनाव और छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिहाज से बेहद गहमी भरा रहा। हुआ ये कि पहले जो चुनाव की तारीखें थीं उनका अनाउंसमेंट हुआ और उसके कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो उम्मीदवारों की सूची है वो आ गई, जिसके बाद एनालिसिस पहले चुनाव की तारीखों का होता, इससे ज़्यादा बड़ा एनालिसिस इस बात का होने लगा कि आखिरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो सूचियां आई हैं वो आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण है और उनके क्या सियासी मायने हैं। इस पूरे विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे और हमारा जो खास कार्यक्रम है कॉन्फ्रेंस हॉल, इसमें हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उन सबसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसके और बीजेपी की जो सूचियाँ आई हैं उसके राजनीतिक तौर पर क्या मायने हैं। मैं सबसे पहले अपने जो अतिथि हैं उनका आपसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले मिथुन अहिरवार है हमारे साथ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। शिवम शुक्ला बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, और BS टीवी के एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रवीण जी के ही पास जाना चाहता हूं। सर, आप आज के दोनों राजनीतिक जो घटनाक्रम हैं उसमें क्या आपको लगता है कि किस तरीके का एनालिसिस है? दो तीन चीजें सर, देखिए कि एक तो बीजेपी जो चौंकाने वाली बात अक्सर करती है, एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी के बारे में कयास जितने लगते हैं, खासतौर पर उनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में, वो कयास ही रहते हैं। ये इस लिस्ट से स्पष्ट हो रहा है। मिथुन जी की पार्टी, सिंधिया जी कमज़ोर हो गए। उन्होंने दिखा दिया कि सिंधिया के एक मिनिस्टर को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो महेंद्र सिंह सिसोदिया या एक आध किसी को छोड़ के बाकी सारे मिनिस्टर रिपीट कर दिए, जो इस बात का द्योतक हैं कि सिंधिया कमज़ोर नहीं हुए। दूसरा, शिवराज साइडलाइन कर दिए गए हैं, शायद साइडलाइन कर दिए गए हैं। उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा के पार्टी ने बता दिया कि भाई यदि शायद लगाना ठीक नहीं होगा, बुधनी में उनका ठीक माहौल है, जीतेंगे ही, और जीतेंगे तो जाहिर तौर पर है कि उनका तो सबसे पहला दावा होगा सीएम की कुर्सी के लिए। अब कितना आलाकमान क्या करता है ये दो चीज़ें। और तीसरा, जो पूरे एमएलए, अधिकतर एमएलए मंत्री खासतौर पर रिपीट किए गए, उससे ये लगता है कि एक ऐसे तरह का डैमेज कंट्रोल किया। क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हुआ तो रनर भेज दिया, और उन्होंने जो केंद्र के मंत्री उतारे और केंद्र के सांसद उतारे, माफ कीजिए, सांसद उतारे और केंद्र के मंत्री उतारे, तो उन्हें रनर के तौर पे भेज दिया। लेकिन जो विकेट पे व्यक्ति उसे रिटायर्ड हट नहीं किया, उससे कहा खेलोगे तुम ही, तुम्हारे साथ दौड़ने के लिए एक रनर है। तो कुल मिला के इस तरह से मैं इस पूरी लिस्ट को देखता हूँ। योगीराज जी, अगर मैं आपके पास आऊँ, और क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो तो आएंगी हमारे साथ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि एक जो बात ये सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कैबिनेट के कुछ मंत्री हैं उनके टिकट कट सकते हैं, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं टोटल जो 24 मंत्री हैं उनके टिकट इसमें फाइनल कर दिए गए हैं और बाकी 9 जो है उनको अभी होल्ड पर रखा गया है। तो होल्ड वालों को अभी छोड़ देते हैं। पहले अगर 24 का ही एनालिसिस करें तो आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी ये मान के ही नहीं चल रही कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ है भी? शरद जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और प्रवीण जी ने जो बात की है उससे भी इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात सही है कि टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले भी ये बहुत कयास लगाए जा रहे थे इस बार बहुत भारी तादाद में मिनिस्टर्स के टिकट कटेंगे। विधायकों के टिकट तो खैर ठीक बात है, लेकिन ये तो स्थिति बिल्कुल क्लियर ही कर दी इसमें। एक जिक्र किया है प्रवीण जी ने गुना से, जो महेंद्र सिंह सिसोदिया थे, अभी भी वो सारे इंक्लूड होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और हो सकता है कि 2, 4, 5 को टिकट न दिया जाए। उनमें एक तो खुद यशोधरा जी थी जिन्होंने खुद ही मना कर दिया। बिल्कुल। तो कई मिनिस्टर्स इसमें मुझे ऐसे भी लगेंगे जो हो सकता है कि संसद का चुनाव है, अभी उनको ड्रॉप किया जाए। तो एक ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी ने बहुत गंभीरता से और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया सारी चीज़ों को, और उसके बाद ये लिस्ट जारी हुई। आप देखो, पहली लिस्ट से लेके आज ये चौथी लिस्ट जो जारी हुई है, सब में आप देखो बिना, ऐसा लगता है कि भयंकर हर एक सीट पर मशक्कत की गई है और बहुत जद्दोजहद के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। लेकिन मैं आपको टोकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि जद्दोजहद की गई है। जितना मुझे जानकारी है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि ग्वालियर चंबल में अगर हम बात करें तो ग्वालियर ग्रामीण
जहां से भारत सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिया गया, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उस सीट पे पार्टी कुछ विचार कर रही हो, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ऐसा था कि ग्वालियर ग्रामीण की जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो शायद उतनी अव्वल दर्जे की नहीं आ रही थी या अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने टिकट दिया है। जो आप बात कर रहे हैं अटेर से अरविंद भदौरिया को लेकर भी था कि कांटे की टक्कर है, एक तरफा उनका चुनाव है, ऐसी बात सर्वे रिपोर्ट में तो एटलीस्ट नहीं थी। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको कि जो पूरा सिनेरियो है, पार्टी ने एक नए सिरे से जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है, और आप कह भी रहे हैं कि बाकी जो मंत्री बचे हैं संभव है कि उनको भी टिकट दे ही दें? बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये सब विनिंग कैंडिडेट, तो इनमें आप मतलब एकदम से ड्रॉप करना, ये बात सही है कि कई लोगों की सर्वे में कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में एक बात तो जाती है कि वो विनिंग कैंडिडेट है। और अरविंद भदौरिया तो एक बड़ा नाम है बीजेपी का, और क्षेत्र में भी उनकी पकड़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका तो ऐसा कोई रिपोर्ट्स रही हो। तो जहाँ तक बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं, बहुत सोच समझकर, बहुत मेहनत करके और बहुत एनालिसिस करने के बाद ये लिस्ट जारी हुई है। शिवम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। आपके यहाँ तो पहले रिएक्शंस इस बात पे आ रहे थे कि चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, विकास पे होगा, डेवलपमेंट पे होगा, शायद यही वजह है कि जिन्होंने किया, पूरे जो आपके कार्यकाल रहा आपका, बाई इलेक्शन के बाद मैं कहूँगा, तो उन सबको ही लगभग टिकट दे दिया है। और योगी राज जी की बात माने तो जो अभी होल्ड हैं, क्योंकि अभी टिकट उन सीटों पर तय नहीं हुआ है, इसलिए हम उनको होल्ड कह रहे हैं, तो क्या इसीलिए होल्ड किया और आप बिल्कुल ये दिखाना चाहते हैं आपके डेवलपमेंट जो सरकार और कैबिनेट ने किया वही अब आगे हैं, सामने है? देखिए, स्पष्ट तौर पर पिछले 20 वर्षों के लगभग हमारे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की पूरी परिकल्पना को बदलने का कार्य किया था। वैश्विक स्तर पर हो अथवा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एक छवि बीमारू प्रदेश की थी, उससे प्रदेश को बाहर निकाला, और उसके बाद हम न सिर्फ विकास के प्राथमिक मानकों में आगे आए, हमने कहीं ना कहीं विकास के जो नए कीर्तिमान हैं, चाहे वह ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाना हो, या फिर रीवा में जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, आज भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो की सुविधा हो, या इस प्रकार के अनेकों विकास के कार्य हैं, प्राथमिक चीजों के अतिरिक्त भी हमारी सरकार ने किए। तो स्वाभाविक तौर पर उसको एक विजन के साथ आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चुनावों के नतीजों के बाद आगे बढ़ेगी। और जिस प्रकार से आज युद्ध का घोष हुआ है, एक और हमारे जितने भी महारथी हैं, शीर्ष के नेता हैं, वह आज मोर्चे पर स्वयं आकर के खड़े हो गए हैं। तो उनको तैनात किया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि आप इन चुनावों में जो प्रचंड विजय का हमारा एक शंखनाद का अमित शाह जी यहाँ पर मंत्र दे करके गए थे, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। और उसी मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी आप देखें, इनके चुनावी वादों की तरह इनकी सूची की भी पूरी हवा निकल गई। 6 माह पूर्व सूची घोषित करने का दावा इनके नेतृत्व के द्वारा किया गया था, लेकिन अब चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, हम बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी कहते हैं कि 140 सीटों पर डिस्कशन हो रहा है। इनके जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है भंवर जितेंद्र सिंह, वह कहते हैं कि 230 सीटों पर चर्चा हो रही है। तो इतना ज़्यादा असमंजस, कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरीके से आपसी अंतरकलह, गुटबाजी और कहीं ना कहीं सिर्फ टब्बल के परिणाम स्वरूप इन्हीं चीज़ों में घिरी हुई है। और जनता ने मिथुन जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। मिथुन जी, आप लोग तो बड़े खुश हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, तो आप लोग बड़े बड़े बयान बड़े नेताओं के सामने आ रहे थे, तो सब पे विराम लग गया हो। बल्कि सवाल अब ये है कि आपकी सूची कब आ रही है? हम तो अभी भी खुश हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से प्रदेश में और पूरे देश में एकमात्र व्यक्ति हैं बीजेपी के जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह लगाया मोदी जी पर भी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, खुद के साथ साथ कि मैं सीएम बनूंगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी ये जो साइलेंट बगावत है ये सबको दिख रही है। हमने तो पहले भी कहा कि जिन शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर हम इतने सारे आरोप लगाते रहे, अगर वही चुनावी मैदान में नहीं होते तो इसका तो एक असर पड़ता। हम बड़े खुश हैं कि शिवराज जी को ये मौका दिया गया। हम बड़े खुश हैं कि रामेश्वर शर्मा जी चाहे हों, चाहे कमल पटेल जी हों, भारतीय जनता पार्टी के वो नाम सिंधिया समर्थक जो कि हमारी सरकार को गिरा करके गए थे, जिनसे मध्य प्रदेश की जनता बदला लेना चाहती थी, वो सब लोग हैं। इस बात को देख करके मध्य प्रदेश की जनता और हमारी पार्टी सब लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने स्टैंड लिए, सारे स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। चाहे वो विकास का मामला हो, आप देखेंगे इस लिस्ट में कैसे कैसे नाम है, चाहे मालिनी गौड़ जी का नाम हो, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम हो, चाहे वो इनके अन्य नेताओं के ऐसे कितने ही नाम है जो परिवारवाद के प्रतीक हैं, लेकिन क्योंकि एक परिवार से होने के नाते उनको भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट मिलता रहा है। विकास के पैमानों पर यदि बात आप करें तो विकास इनका ऐसा है कि 30 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलती है तो महाकाल लोक 850 करोड़ का धराशायी हो जाता है। पहली बारिश में इनका जो 550 करोड़ का मंडीदीप का पुल है
वो टूट जाता है। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। इस समय भी हम लोग गड्ढों से पार होकर के सड़क ढूंढते नजर आते हैं। ऐसा समय जिसमें 40 लाख रजिस्टर्ड, 1 करोड़ से ज्यादा अनरजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश में, लगातार महंगाई और बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में बदला लेने के लिए हम बड़े खुश हैं कि शिवराज सिंह जी समेत 24 मंत्रियों को उतारा गया। हमने तो अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार 13 मंत्री आ रहे थे, इस बार 31 हारेंगे। तो यदि आप उतारेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे? हम बहुत बहुत बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी की को। प्रतिक्रियाएं, दोनों तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले आप लोग कह रहे थे कि डर गए क्योंकि मंत्रियों को नहीं उतार रहे, सांसदों को उतार दिए। मैं आऊँगा आपके पास, हमारे साथ रमाकांत पटेल जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, क्योंकि एक तीसरा पक्ष राजनीतिक तौर पर भी होना चाहिए निष्पक्ष के साथ साथ में, क्योंकि आम आदमी पार्टी कम से कम जो पिछला निकाय चुनाव हुआ उसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी रमाकांत जी क्या होने वाली है इस पूरे चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने उन्हीं मुद्दों के साथ में, केजरीवाल जी की गारंटियों के साथ में जनता के बीच में जा रही है। और जैसा कि आपने बतलाया कि पिछले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी। निश्चित तौर पे जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है, आम आदमी पार्टी के मुद्दों को पसंद करती है। आज आम आदमी पार्टी ने जिस राजनीति को शुरू किया था, आज देश भर की तमाम पार्टियां उस रास्ते पे चलने को मजबूर तो हुई। लोग बात तो करने लग गए कि हाँ, मुफ्त बिजली हो सकती है, गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं, एजुकेशन अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। तो लोग बात तो करने लग गए। नहीं तो ये लोग तो बोलते थे कि सरकार के पास इतना पैसे ही नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता है, ये करने से तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये लोग यही बोलते थे। ये बोलने लग गए कि हाँ, महिलाओं को 1000 नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सुनिए रमाकांत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए ये तो मुद्दे की बात है, मुद्दे जो उठा रहे हैं, आप लोगों का एजेंडा क्या है और आप किसके साथ खड़े हैं? आप बैठ के आप करते हैं इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के साथ में, प्रदेश में आप चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं। जनता थोड़ी कंफ्यूज है आपके स्टैंड से। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम। 2024 का तो फिर यहाँ विपक्ष में क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? लोकसभा का चुनाव बिल्कुल इंडिया गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी हारेगी, एनडीए हारेगा। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, समझिए आप। यहाँ पे पटवारी भर्ती का मुद्दा है, यहाँ पे खनन माफियाओं का मुद्दा है, तो लोकसभा में नहीं रहेंगे। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे खनन माफियाओं का है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का है, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर पेशाब करने का मामला है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला है यहाँ पे। तो यहाँ के मुद्दे अलग हैं। यहाँ पे लोग गुंडागर्दी से परेशान हैं। इनके मंत्री जो आज अनाउंस हुए हैं, इन पे आरोप लगा है ये जमीनें छुड़ाते हैं लोगों की। आप क्या कहेंगे ऐसे में? इन पे आरोप लगा हुआ है कि ये दबंगई करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को बेवजह जेल में डालते हैं। तो यहाँ भी मिलकर विरोध करिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग, भाई कांग्रेस भी यही मुद्दे उठा रही है, तो आप लोग जब केंद्र में एक साथ है, मेरा मतलब लोकसभा के लिए अगर किसी स्ट्रेटजी में एक साथ हैं तो यहाँ भी एक साथ रहिए। खैर, मैं आपके पास आऊँगा, प्रवीण जी के पास मैं जाना चाह रहा हूँ। सर, दो अगर मैं सूचियों का एनालिसिस ही करते हैं पहले, चुनाव वाले सेक्शन में हम लोग इसके बाद के उसमें जाएंगे। एक सूची आई जिसमें बीजेपी ने अपने 7 सांसद, जिसमें से सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो बड़े नाम हैं वो उतारे। ये लग रहा था कि इन चेहरों को उतारने के पीछे की वजह शायद ये है कि क्योंकि पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का डर है और यहाँ के जो नेता हैं उनको ना उतारा जाए। अब एक और सूची आ गई, तो वो जो समीकरण बन रहे थे वो समीकरण माइनस हो गए। तो ये प्लस और माइनस का जो समीकरण है अब इक्वल टू में आप क्या देख रहे हैं? आप बिल्कुल फिर से वो बात एक तरह का दोहराव हो जाएगा कि पहले तो उन्होंने ये किया कि भाई अगर कोई क्रिकेट में कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसे मैदान से बाहर मत निकालो, रनर भेज दो उसके साथ साथ, तो स्ट्रोक मारेगा, रनर दौड़ेगा, स्कोर बनता रहेगा। ये एक उनकी रणनीति है, ऐसे मुझे लगता है। संतुलन बैठाने का जरूर कोशिश की है। आप देखो, 2 नाम मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूँगा, एक अजय विश्नोई का और जो दूसरा नाम है उमाकांत शर्मा। ये कहा जाता था कि भाई लोकल लीडरशिप के साथ इनकी पटरी नहीं बैठ रही है, तो ये माना जा रहा था कि इनका तो टिकट कटेगा ही, और अगर शिवराज जी ताकत में होते शायद तो ये कट सकता था कि अगर उनकी चलती तो। अजय विश्नोई कई बार मुख्यमंत्री के लिए बहुत घोषित तौर पर बयानबाजी कर चुके हैं, सरकार की आलोचना कर चुके हैं, ऐसी उमाकांत शर्मा कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों नाम इस लिस्ट में हैं। तो संतुलन हर तरह से बैठाया, पहली लिस्ट से लेके अभी तक बीजेपी ने संतुलन हर तरह से बैठाया है। हर वर्ग, माने हर वर्ग से आशय मेरा उनकी पार्टी के हर वर्ग या हर खेमे से है कि हर वर्ग और हर खेमे का ध्यान रख के कर दिया। वो एक तरह से अब ओपन है चुनाव, संगठन के लिहाज से अगर हम कहें तो चुनाव ओपन है। जो जीते और किसके इलाके में कितने जीतेंगे तो फिर वो अपने अपने हिसाब से दावेदारी करेगा।
और सब पूरी ताकत से जुड़े रहेंगे। एक आध बार मैं और भी बोल चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ कि पुराने दौर के जो प्रतापी राजा होते थे वो सीधे गद्दी का हस्तांतरण नहीं करते थे, अपने 4-5 बेटों को कहते थे कि वीरता साबित करो और उसके बाद बैठ जाओ। तो मुझे लगता है यही भाव बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का है। एक सवाल और मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि जो नाम अभी होल्ड कर दिए गए, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, OPS भदौरिया, महेश सिसोदिया, आकाश विजयवर्गीय, मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, मंत्रियों में जो अभी होल्ड कर दिए गए, तो उनमें उनको होल्ड करने के पीछे कोई खास वजह मान रहे हैं आप? क्योंकि इंदर सिंह परमार तो ये माना जाता था कि संघ के काफ़ी करीबी नेता हैं, उन जैसे नेताओं का होल्ड होना, इसके पीछे कोई खास रणनीति आप देख रहे हैं? हालांकि जी बहुत सारे नाम, ये नाम पहले से मतलब जो सोर्सेस हैं वो बता रहे थे कि भी इनके परफॉर्मेंस को लेके पार्टी बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं है। इसमें एक नाम जो आपने जोड़ दिया, भारत सिंह कुशवाहा भी उसमें उस समय थे कि शायद उनका भी टिकट कट सकता है। महेंद्र सिंह सिसोदिया लगभग तय थे, यशोधरा लगभग तय थी, अभी तक जो सोर्सेस से खबरें आती थी। अब जो इसके पहले योगीराज जी बोल रहे हैं कि हो सकता है कंटिन्यू कर दें, तो कोई बड़ी बात नहीं, कंटिन्यू कर दें। लेकिन ये नाम पहले से अगर आप देखो पार्टी की उसमें थे कि भाई, तो हमें लगता है कि भाई ये उन्होंने तय किया होगा कि ये वाकई सर्वे में बेहद ही पुअर रहे होंगे। अव्वल तो ये सर्वे सार्वजनिक होते नहीं है, लेकिन ये नाम हवा में तो थे कि ये होल्ड हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। इनमें से एक नाम आ गया जो रिप्लेस हो सकते हैं वाले में भी था, वो जिनका आपने भी जिक्र किया, भारत सिंह कुशवाहा। योगीराज जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं सूची आपने देखी होगी, मैं सूची में देख रहा हूँ पहले के जो 4 नाम मैं आपको बताऊँ, अटेर अरविंद भदौरिया, ग्वालियर ग्रामीण भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर प्रद्युमन सिंह तोमर, दतिया नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर चंबल, और दिमनी से एक नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो पावर सेंटर आप देख रहे हैं, ग्वालियर का जो पावर सेंटर है, वो और कितना पावरफुल होगा अगर हम ये मान लेते हैं कि चलिए ये चारों जो है, 4 तो मैं ये बता दिए, और भी नाम नरेंद्र सिंह तोमर भी जीत भी जाते हैं, तो ये पावर से भी पावरफुल बनाने का जो एजेंडा है पार्टी का, क्या वो लगता है कि उसको पार्टी कहीं ना कहीं दिखाना चाहती है? क्योंकि ग्वालियर चंबल एक टफ एरिया है बीजेपी के लिए, जैसा कि 2018 में भी था। शरद जी, पावर सेंटर ये केवल बीजेपी के लिहाज से नहीं है, ये कांग्रेस के लिहाज से भी पावर सेंटर है ग्वालियर चंबल। और आप देख लेना, बीजेपी कांग्रेस के जितने कद्दावर नेता है सब वहीं से आ रहे हैं, उसी इलाके से आते हैं। अब नाम शायद गिनाएंगे तो थोड़ा सा, डॉक्टर गोविंद सिंह हो गए, अशोक सिंह हो गए, रामनिवास रावत हो गए, रामनिवास, ये 8-8-9 बार के 7-7 बार के जीते हुए विधायक है। ऐसे ही बीजेपी में आप देखो, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। असल में क्या है, ये जो एरिया है ग्वालियर चंबल अंचल, ये कभी द्विपक्षीय मुकाबला बहुत कम आ रहा है, ये हमेशा त्रिकोणी और चतुष्कोणीय मुकाबला रहा, और इसलिए बीजेपी का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर ज़्यादा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस को वहाँ बहुत सीटें मिली थी, और ये कहा गया था कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया चूँकि वहाँ एक बड़े फैक्टर थे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अब कांग्रेस ये बताना चाहती है कि चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ चले गए, लेकिन वो सीट तो परंपरागत रूप से कांग्रेस की है, तो कांग्रेस उनको एकदम से लूज करना नहीं चाहती। और बीजेपी के लिए चुनौती है कि जितनी सीटें पिछली बार थी उसको बढ़ा के जीता जाए, और इसमें चाहे सिंधिया हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कितनी बड़ी पावर लगानी पड़े, लेकिन सब वहाँ बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो इलाका आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वहाँ हम सब एकजुट हैं। और इसलिए आप देखो कि 2-2 सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ लगे हुए हैं और सबको जिम्मेदारी दी गई है। एक चीज़ और मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगा, गुना ग्वालियर चंबल एक ऐसा अंचल है, अभी इसमें क्या है, कुछ ये भी बातें आ रही थी कि शिवपुरी से चूंकि डिक्लेयर नहीं हुए, ये भी चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं शिवपुरी से लड़ें, और अभी महेंद्र सिंह सिसोदिया को भी इसलिए होल्ड किया गया, जो मेरा एनालिसिस है। अभी क्या है, गुना का यादव भी है, ब्रजेंद्र सिंह यादव भी है होल्ड पे अभी, अब ब्रजेंद्र सिंह यादव भी हैं। अभी गुना लोकसभा के लिए भी ऐसी बातें चल रही, क्योंकि केपी यादव ने हराया सिंधिया जी को। सिंधिया जी इस हार को बहुत जल्दी भूलने वाले नहीं है, और केपी यादव ने भी मना कर दिया कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब वो दावेदारी फिर कर रहे हैं कि मुझे बीजेपी से गुना से नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े नेता, जिनको ये भी कहा जा रहा था कि शायद कई सांसद कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया, ऐसी स्थिति में केपी यादव क्या हैं कि वो अपनी मर्जी मनवा लें केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या वाकई में बीजेपी या सिंधिया में ही कोई लोग ऐसे नहीं चाहते कि वो चुनाव में आए? केपी यादव ने अपनी तरफ से कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा,
मतलब वो चाहते हैं कि मेरा फोकस गुना संसदीय क्षेत्र पे है और सिंधिया का फोकस भी गुना संसदीय क्षेत्र पे है। तो इसमें सीट डिक्लेरेशन जिस दिन होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट Important होगा। होगा, और महेंद्र सिंह सिसोदिया को होल्ड इसलिए किया गया। देखने वाली बात होगी। शिवम जी, हम देख रहे हैं कि इसमें सिंधिया जी के समर्थकों को भी भरपूर जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनको लेकर जैसा कि योगी राज जी ने कहा कि हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला फैसला शिवपुरी को या उस इलाके की किसी सीट को लेकर आ जाए, क्योंकि सिसोदिया और यादव दोनों भी उसी क्षेत्र से हैं और उनकी सीटें भी अभी होल्ड हैं। तो क्या ऐसा कोई चमत्कार और आने वाली सूची में देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से गुटों की राजनीति नहीं होती। हमारे यहाँ संगठन निर्धारित करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी उपयोगिता होती है, अपने राजनीतिक क्षेत्र पर उसका प्रभाव होता है और उसके आधार पर सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, पार्टी नेतृत्व का अपना आकलन होता है, उसके पश्चात टिकट का वितरण किया जाता है। यह कांग्रेस पार्टी में होता है कि अजय सिंह के समर्थकों को कितने टिकट दिए जाएंगे, अरुण यादव कितने, कमलनाथ जी के कोटे से इतने, दिग्विजय सिंह के कोटे से इतने। इस प्रकार की राजनीति पर न भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास करती है, न ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को प्रमोट करता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का निश्चय किया है। जो भी जिन विधानसभा सीटों पर सर्वोत्तम उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। यह चुनाव मध्य प्रदेश में हुए विकास और जो जनता के साथ विश्वासघात कमलनाथ और मिस्टर बंटाधार ने किया था उसके बीच का चुनाव है और जनता इस अंतर को स्पष्ट रूप से देख पा रही है और जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार जो गांधी जी का मूल मंत्र था कि देश से कांग्रेस को साफ करना है, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में बहुत पुरजोर तरीके से होगी। यह आखिरी चुनाव है जहां पर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व देखेंगे और शायद इसके बाद यह लड़ाई किसी और राजनीतिक दल के लिए विपक्ष के रूप में यहाँ पे संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हुई नजर। किसको संभावित देख रहे हैं? अब यह तो जनता देखेगी किसके लिए जहां संभावनाएं बनेंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग से कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे करके विस्मृत हो रही है। कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर स्टैंड रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने जब भी शासन व्यवस्था उनको चलाने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो उसका दुरुपयोग किया है। टाल गया, वो तो अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? बस इतना। देखिए, हमारे यहाँ पर सिंधिया जी हो, तोमर जी हो या केंद्र का कोई नेता हो, प्रदेश स्तरीय नेता हो, किसकी क्या भूमिका होगी चुनाव में, किस रूप में कौन उतरेगा, यह केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से प्रेशर टैक्टिक की राजनीति नहीं चलती है। जिसके लिए जो भी संगठन निर्धारित करेगा उसका वह हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करता है। मिथुन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम तय हो गए हैं, तो पहले भी हमने देखा कि जो नाम तय हुए उन्होंने अपने जो प्रचार प्रसार हैं वो शुरू कर दिया है। ये नाम भी तय हो गए, इनकी भी शुरुआत हो गई। आपकी अभी शुरुआत ही नहीं है, आप अभी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और आज तो अनाउंस, चलो अभी तो ये हो रहा था कि भाई बीजेपी क्योंकि बहुत पहले से प्रचार करने लगती है इसलिए चुनाव का माहौल बन जाता है, लेकिन आज तो अनाउंसमेंट भी हो गया, चुनाव का आचार संहिता लागू हो गई है। अब ये मंथन और कितने दिन और चलेगा और कब आपके रणबांकुरे मैदान में दिखेंगे? यही बात भारतीय जनता पार्टी की 136 के अलावा जो सीटें अनाउंस नहीं की उसके बारे में कही जा सकती है, लेकिन ये इतनी तो है, मतलब क्या इतने पे ही जीतेंगे? ठीक है, नहीं हो वो तो आएंगे ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी 230 कर दीजिए, शुरुआत तो हो, एटलीस्ट शुरू कहीं से तो कम से कम इतनी सीटों पे तो प्रचार आपका शुरू हो जाए। हमारा प्रचार तो सभी जगह चालू है, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और 100 सोनार की एक लोहार की तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी की चक्की जो है धीमे चलती है लेकिन महीन पीसती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है किस स्तर पर रणनीति कार कमलनाथ जी रहे हैं। ये मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव उनके लिए कोई बहुत बड़े चुनाव नहीं होती। पिछले बार भी उन्होंने साबित किया, इस बार भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी भ्रम में रह के साहब ने वो 6 महीने पहले अनाउंस कर दिया था, उस चक्कर में इन्होंने 4 लिस्ट कर दी। आपको लगता है उससे कोई फर्क नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट उनके लिए चौथा साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो भ्रम है कि केवल एक योजना में 5,000 रुपये हम लोग टोटल दे करके 15-20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को हटा देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी इसी नशे में रहे, इसी भ्रम में रहे। ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए जो कि सत्ता को बदलना चाहते हैं। शिवम एक जवाब देना चाह रहे हैं संक्षिप्त में, क्योंकि आपका टर्न हो चुका है। सबसे पहली चीज तो यह है कि कमलनाथ जी के लिए हो सकता है मध्य प्रदेश का चुनाव छोटा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी लोकतंत्र का महापर्व हो उसको हम पूरी निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी चीज, अगर कमलनाथ जी के पास इतनी सुव्यवस्थित रणनीति होती तो स्क्रीनिंग कमेटी में 3 नाम एक्स्ट्रा नहीं जोड़ने पड़ते। अजय सिंह, अरुण यादव और सुरेश पचौरी के जीतू पटवारी को कन्वेनर नहीं बनाना पड़ता इनकी कैंपेन कमेटी का। दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में विभिन्न गुट अपना जो पावर एजर्शन है उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के दरबार में किसकी सक्रियता है, कौन किस नेता के नजदीक है, इस आधार पर ही कांग्रेस का पूरा संगठन चल रहा है। क्या बुराई क्या है? रणनीति तो आप भी बनाते हैं ना, आपने भी तो अपने सेंट्रल मिनिस्टर मैदान में उतार ही दिए हैं। ठीक है, वो अपने कुछ नेताओं को शामिल कर लेंगे तो उससे क्या फर्क होता है? प्लीज वो वर्सेस हो जाएगा। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी पर्याप्त समय में आऊँगा। मैं प्रवीण सर के पास आना चाह रहा हूँ। सर, एक सवाल मेरा ये है कि ये देखने में आ रहा था शुरुआती दौर में भी ये लगा कि जो पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया
जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, हम अमित शाह के भाषणों को देखें या जेपी नड्डा के भाषणों को देखें तो 2003 का मध्य प्रदेश, उससे पहले का और फिर अभी का मध्य प्रदेश, इसकी तुलना की जा रही थी। लेकिन जो पूरी कैबिनेट 24 नाम तो हो ही गए हैं तय, तो ये जो था अब डेवलपमेंट का मुद्दा फिर से रिपीट हो जाएगा क्या ये सारे? क्योंकि अगर ये मंत्री मैदान में होंगे तो कहीं ना कहीं अपने ही किए गए विभागों के विकास कार्यों को तो बताएंगे। तो कुल मिलाकर जो सरकार ने काम किया 20 के बाद, वो भी अब फिर से एक मुद्दा होगा चुनाव में। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि उसी रणनीति के तहत भाई तब और अब वो जो करना चाह रहे थे, हालांकि तो जिनने भी दिग्विजय सिंह का कार्यकाल देखा है वो सब बच्चे रहे होंगे, मतलब उस समय बच्चे रहे होंगे वो अब वोटर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि दिग्विजय सिंह के वक्त में क्या था। तो ये तुलना मुझे लगता है बेमानी होगी। बीजेपी भी ये समझ रही होगी कि वो तुलना उतनी प्रभावी नहीं होगी। इन सब लोगों को मैदान में उतारने के पीछे जो दो चीज़ें मुझे समझ आती है कि एक तो ये होगा कि बीजेपी अभी बहुत ज़्यादा विरोध अफोर्ड करने की पोजीशन में शायद नहीं होगी। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनको अगर काट देते इनमें से आधे नाम, तो जाहिर बात है कि जो असंतोष जिसकी बात की जा रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाता। पिछले चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ भी बागी खड़े हुए उन्होंने भाजपा को ही नुकसान पहुँचाया लगातार। अब एक बात आप देखिए, और शायद इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें बीजेपी ने इग्नोर की। भाई संजय पाठक का जो नाम हम देख रहे हैं, उन्होंने जनमत सर्वेक्षण करा के एक तरह के चैलेंज किया पार्टी के पूरे तमाम जितने भी इनके आला नेतृत्व हो सकते हैं उन सबको चैलेंज करके दिखा दिया कि साहब ये देखिए, ये है मेरी मार्कशीट, आप फेल करके बताओ। जैसे कोई यूनिवर्सिटी के वीसी को दिखा रहा हो, उसको टिकट दे दिया उनने। तो अमूमन बीजेपी ऐसे मसलों को अनुशासनहीनता मानती। ऐसे 2-3-4 मसले हैं। एक महत्वपूर्ण बात सर जो जी हाँ जरूर की जानी चाहिए, महिलाओं को आरक्षण की बात इतनी प्रमुखता से की जाती है, इतना मतलब उसका ढिंडोरा पीटा जाता है। और अब मैंने अभी बैठे बैठे काउंट किया, हो सकता है गलत हो, 1-2 अंक आगे पीछे हो जाएंगे। भाई 136 सीटों में 17 महिलाएं हैं, तो जाहिर है 33% तो नहीं ही होगा। अब आने वाले में कितनी भरपाई हो जाए, तो आप चाहती बीजेपी तो एक उदाहरण पेश कर सकती थी कि साहब देखिए हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। उनको लगता है कि शायद ये मुद्दा उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, शायद ये वजह से, क्योंकि अभी उसमें जो आया है बिल भी आया है, उसमें पहले गणना, तो उन शायद इस वजह से वो होल्ड कर रहे हों आगे। रमाकांत पटेल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि एक तो मुद्दा चली ये था कि आप लोग साथ में नहीं दिख रहे हैं, आपने कहा चलिए केंद्र की बात है, लेकिन आपके मैदान में होने की वजह से ये माना जा रहा है कि अगर कुछ नुकसान किसी को होगा तो फिर वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि उनके जो वोट हैं वो जो कटेंगे वो, क्योंकि आप एक अलग पार्टी बन के मैदान में हैं और आपने कहा भी है, हालांकि मैं उसमें बीएसपी और एसपी को भी मानता हूं क्योंकि वो भी चुनाव में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। तो आप तो कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं बैठकों में, और जिस तरीके से मैदान में है उससे तो नुकसान लग रहा है उनका। एक छोटा मैं और एड ऑन कर देता हूँ भाई, आपके और ओबीसी की पार्टी के बारे में कई बार पब्लिकली कहा जाता है कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है। तब जब ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं कि नुकसान कांग्रेस को हो जाता है तब। देखिए, अभी कुछ समय पहले दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ था। मैं आपको पहले क्लियर करूं आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने बड़ी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो ये कहना कि हम जहां लड़ते हैं सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होता है या किसी को फायदा होता है, ये गलत है। आम आदमी पार्टी के मुद्दे अलग हैं। आम आदमी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी इस देश की जनता की ए टीम है, जो देश की जनता की सहूलियतों के लिए काम करना चाहती है। तो हम किसी की बी टीम नहीं है। दूसरा ये कि आपने कुछ और भी पूछा था, मैं शायद भूल गया। यही उसका सार यही था कि बीटीवी के तौर पे। ठीक है, चलिए आपका जवाब आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एमसीडी का चुनाव और विधानसभा के चुनाव को अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दिल्ली का एमसीडी, इधर का नगर निगम आप एक ही जीते, सिंगरौली वाला। सिंगरौली भी जीते हैं। ठीक है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप, इसीलिए आपकी दमदारी देख के ही कह रहे हैं कि हम नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए खैर, मैं आऊँगा आपका। योगीराज जी, मैं अब हम अपने जो विषय दूसरा है उस पार्ट पर आना चाहते हैं। आज जो चुनाव तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ, एक तो वो आपको पता चली गया होगा, 17 छत्तीसगढ़ में 2 चरण और अपने मध्य प्रदेश में 1 चरण, और 3 दिसंबर को जो नतीजे हैं वो आएंगे। आज की तारीखों का जो अनाउंसमेंट है, स्वाभाविक सी बात है, आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अब वो मुद्दे, घोषणाएं नई नई जो सरकार की ओर से रोज हम देखते थे, प्रचार प्रसार के तौर पे देखते थे, उन पर विराम है। तो अब आप आज की तारीख के बाद और 17 तारीख तक के चुनाव को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए शरद जी, मेरा तो ये मानना रहता है कि
कैंडिडेट के डिक्लेरेशन से पहले चुनाव आयोग को अपनी तारीखें घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपने विषय उठाया है, अब चूंकि आचार संहिता लग गई तो वो जो एक घोषणाओं की एक जो दौर चला था उस पर निश्चित तौर पर विराम लगेगा। ये यदि 1 महीने पहले घोषित हो जाती चुनाव तारीखें तो हो सकता है पहले विराम लग जाता है, लेकिन बहरहाल सबके अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, चुनाव आयोग अपने हिसाब से तैयारी करता है। और अब चूंकि पूरे की पूरी राजनीतिक पार्टी अब चुनावी मोड पर आ ही गई है करीब करीब, है ना। अब तो कोई बचा भी नहीं, तारीखों का तो announcement मतलब हो गया तो एक तरह से ठीक बात है। विषय बच चुकी है। अब तो कांग्रेस अब कब डिक्लेयर करती है उनका वो है, लेकिन सारे के सारे राजनीतिक दल चुनावी मोड पर हैं। और जो आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ चूंकि बेल्ट वहाँ कुछ ऐसा नक्सल प्रभावित इलाका है, इस वजह से दो चरण में। लेकिन मध्य प्रदेश में तो चूंकि चुनाव आयोग की पूरी हालांकि तैयारी- सीटें वहाँ कम है अपने यहाँ से, फिर भी लेकिन यहाँ तो उनकी तैयारियां बहुत पहले से हैं चुनाव आयोग बात की। है, हाँ। और वो तो इंतजार में थे कि हम तो बिल्कुल कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इस घोषणा से ये जरूर है कि राजनीतिक दलों में करंट आ गया है और सारे लोग अब चैतन्य हो गए, क्योंकि अब इफ बट और ये सब वाली बातें नहीं चलेगी। अब आपको असली मैदान में जाके अब आपको दिखा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में भी देखा जाए तो बीजेपी थोड़ी सी प्लस रही। अपर हैंड है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कई बार ये डिमांड होती है कि साहब कैंडिडेट एंड टाइम पे डिक्लेयर हुआ और हमें चुनाव में प्रचार करने का मौका नहीं मिला। अब तो भरपूर मौका मिल गया है, लेकिन अब ये कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना बाकी है कि ये कितनी जल्दी इसका डिक्लेरेशन करते हैं, क्योंकि या फिर यही कहते रहते हैं कि साहब जो पितृपक्ष चल रहा है और कौन कौन से पक्ष है, हालांकि बहुत सारे पक्ष है उसमें कांग्रेस के डिक्लेरेशन में, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आप चूँकि इतने सारे डिक्लेरेशन हो गए, कांग्रेस को भी बहुत जल्दी इस बोर्ड पे आ जाना चाहिए और पूरे नेक टू नेक फाइट की स्थिति जाए तो लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ से। जितना डिले आप करेंगे कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना डिले कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछ ही लेते हैं। मिथुन जी, क्या ऐसा कुछ कोई आप शुभ मुहूर्त देख रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है इस वजह से अनाउंस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की तो कहा जाता है कि शुरुआत नहीं होनी चाहिए, तो वो तो पहले हो गई थी, इस वजह से वो जारी कर दे रहे हैं। आपके लिए क्या कोई ऐसा कोई विषय है? देखिए, पितृपक्ष का अपना एक महत्व तो होता ही है, किसी भी परंपरा का अपना एक महत्व होता है, लेकिन विषय ये मुख्य नहीं है। विषय ये है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नोट तंत्र को स्थापित करके वोट तंत्र को खत्म करने का सभी राज्यों में प्रयास किया, जिसमें से मध्य प्रदेश एक है। इन्होंने जनतंत्र को हटा करके धन तंत्र को लागू करने की कोशिश जो की है, उसका बदला मध्य प्रदेश की जनता इनसे लेना चाहती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि इनकी हालत क्या होने वाली है। इनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब मुझे चुनाव नहीं लड़ना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आज एक होड़ मची है बड़ी जिम्मेदारी की। एक कोई नेता कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरे दिन कह देता है कि साहब मुझे बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। जाहिर सी बात है, नेता विपक्ष का अपना एक स्थान होता है, एक प्रोटोकॉल मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उस ओर प्रयास के लिए लगे हुए हैं। स्वयं शिवराज जी भी उस रेस से अभी बाहर नहीं हुए। हालांकि दिल्ली ने उनके लिए क्या डिसाइड किया है और मध्य प्रदेश की जनता ने क्या डिसाइड किया वो मनी मन उन्हें पता है। तो वो मध्य प्रदेश जो महिला अत्याचार की संख्या में नंबर 1 पर है, वो मध्य प्रदेश जो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, प्रति लाख की आबादी के हिसाब से देखें तो दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना, खासकर ऐसे लोगों को जो कि 700 से ज्यादा किसानों की मौतों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, ऐसे लोगों को उतारना बताता है कि आपकी जो पिछली 2-3 लिस्ट रही हैं उसमें भी आपके मौजूदा विधायकों का आपने टिकट काटे, क्योंकि आप जानते हैं जनता इन्हें वोट नहीं देगी और आपके विधायकों को भी जनता जो है वोट नहीं देने वाली, इसलिए आपको केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि बहुत बड़ा एक फेलियर भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया है। ये जो जितने नेता, केंद्रीय मंत्री और सांसद उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ये भ्रम है कि ये बहुत बड़े नेता हैं इसलिए ये चुनाव जीत जाएंगे विधायक का, जबकि ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता 2019 तक, अभी तक तो मोदी जी के चुनाव पर ही मोदी जी को इतना जायंट इन्होंने कर दिया था, मोदी जी का जो बबल है वो भी बर्स्ट हो गया और इन्होंने अपने नेताओं को कद्दावर नेता कभी बनाया नहीं। इसलिए बेहद कमजोर स्थिति में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और स्वयं अमित शाह जी जो पिछले बार 200 पार की बात कह रहे थे, इस बार 150 पार की कुछ बात कर रहे हैं। चुनाव आते आते 100 पार की उम्मीदें ये लोग करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, एक बार मन बन जाता है, कोई भी योजना ले आए, कितना ही लालच दे ली, जनता इससे बहुत ज्यादा भ्रमित होने वाली नहीं है। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं कि हमने साहब लोकतंत्र को बड़ा चुनाव योजना, आज कह रहे हैं कि साहब ये कोई हम विधायक बनने आए हैं क्या चुनाव में। कैलाश विजयवर्गीय जी का इनका ये कहना है
कि मैं तो बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ, मैं तो 8 में से 5 सभा हेलीकॉप्टर में करने वाला था, ये लोकतंत्र का सम्मान करने वाले हूँ, ये जमीनी नेताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आज भ्रमित है। बड़े नेता वो कह रहे हो, लेकिन अगर पार्टी ने तय कर दिया तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आऊँगा मिथुन जी। लड़ना उन्होंने तो कह दिया, मैं लड़ना ही नहीं चाहता था। शिवम के पास जाना चाह रहा हूँ। शिवम, आप थोड़ा सा इस पहेली को अगर सुलझा सकें। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि अब बीजेपी की जब स्टार कैंपेनर की सूची बनेगी, उसमें जो नाम होते थे उनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, इस तरीके के बड़े नेताओं के होते थे और वो हेलीकॉप्टर से भी आते थे और जो खर्चा है वो पार्टी फंड में चला जाता था, क्योंकि प्रत्याशी वहन नहीं कर सकता उस खर्चे को। तो ये स्टार कैंपेनर की जो सूची है बीजेपी की, वो आप कैसी देख रहे हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बता सकें तो। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि जितने भी यह लोग हैं सब अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से तय समय उनको दिया गया है, वो तो सभी आ में गए, प्रचार वो आ करेंगे। गए हैं। उसके पश्चात वह अन्य अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर सभाएं करेंगे जितना संभव होगा। उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र से लेकर के प्रदेश तक नेतृत्व की एक पूरी श्रृंखला है। कई राज्यों में हमारी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां की कैबिनेट के मंत्री हैं, केंद्र स्तर के मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश के कई दौरे कर चुके हैं और उनका अपना एक मध्य प्रदेश की जनता के बीच आकर्षण है। उन्होंने देश की छवि को वैश्विक स्तर पर जिस स्तर पर तब्दील किया है उसका एक प्रभाव क्षेत्र है। तो इन तमाम चीजों के बलबूते हमारी डबल इंजन की सरकार के किए गए विकास के कार्य हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम किसी भी सेक्टर की बात कर ले, सड़कों की बात करें तो 5000 किलोमीटर की सड़कों से आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में है। विकास दर जो 4% की थी आज वह 16% की है। इंडस्ट्रियल विकास दर जो माइनस में थी आज 24% की है। पंजाब जैसे अग्रणी राज्य को पछाड़ते हुए हमने 7 बार लगातार कृषि क्रमण का अवार्ड जीता है केंद्र के स्तर पर। इस प्रकार की चीजों को मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही नजदीकी के साथ महसूस कर रही है और जब मतदान करने जाएगी तो जनता इन चीजों को ध्यान में रखेगी। जनता ध्यान में रखेगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र के स्तर पर क्या काम हुए, चाहे आयुष्मान भारत योजना में जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, पूरे देश में अव्वल है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, और फिर जो प्रदेश की सरकार के द्वारा आज लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, या इस प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिछले 18-20 वर्षों में जो भी हमने योजनाएं चलाई हैं, तो जनता सीधे तौर पर उस परिवर्तन को महसूस कर रही है। 14,000 प्रति व्यक्ति की आय वाला राज्य अगर 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय की तक पहुंचा है तो स्वाभाविक तौर पर इसमें राज्य की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी, केंद्र की सरकार का परस्पर सहयोग रहा होगा और यह तमाम चीजें मोदी जी के आने के बाद और तेजी के साथ परिवर्तित हुई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जनता इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद मतदान करेगी। दूसरी चीज मिथुन जी ने कही कि लोकतंत्र को धनतंत्र बना दिया गया है। यह विकिपीडिया पर एक सूची है। 41 बार 1952 से 2014 के बीच में इन्होंने कई राज्य सरकारों को गिराने का काम किया था, इस देश के ऊपर आपातकाल थोपने का काम किया था। आज यह इस प्रकार की बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा इनका जो राष्ट्रीय संयोजक है वह एक मेयर की हैसियत के हैं। सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस होती है, वहां जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जो इनकी संयोजक हैं वह स्वयं एक जिले की मेयर हैं और प्रदेश की अध्यक्ष हैं। तो जो नगर मोहल्ले की राजनीति करते हैं, नाली गली की राजनीति करते हैं, उनके पास न कोई राष्ट्रीय आउटलुक है, न प्रदेश के विकास के लिए कोई इस प्रकार का मॉडल है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि देश और प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आवश्यक राजनीतिक संगठन है और उसी के साथ दृढ़ विश्वास के साथ जनता अपना विश्वास कायम रखेगी। ठीक है मिथुन जी, संक्षिप्त में आपका वैसे हो गया था एक बार टर्न। संक्षेप में यही कहना चाहूंगा, ये अभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेयर नजर आ रहे हैं, ये इनका लोकतंत्र है। दूसरा, इन्होंने डबल इंजन सरकार की बात की। जिस दिन शिवराज सिंह जी ने हमारा फेवर ले रहे हैं, आप लोग खिलाफ में लड़ रहे हैं। अरे अलायंस में साहब इतना तो बनता है। जिस दिन शिवराज जी ने 450 रुपए में सिलेंडर अनाउंस किया, उसके बाद मोदी जी ने 300 रुपए कम कर दीजिए। ये बता दें, एक महिला को 150 रुपए में दे रहा हूँ। ये इनके डबल इंजन की सरकार का जो इन्होंने एक भ्रम बनाया था, ये उसकी सच्चाई है। तो जनता इन सब बातों को समझती है। ठीक है प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। सर मैं ये सूची तो चलो खैर आ गई, इसके पहले की सूची के बाद और चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के बाद क्या बीजेपी की ये स्ट्रेटजी काम करेगी कि वो नेता, जैसा मैंने शिवम से पूछा भी था कि इनके स्टार कैंपेनर की सूची में अब हम उन नामों को नहीं देखेंगे जो आमतौर पर हुआ करते थे, उनको उन क्षेत्रों में लड़ाकर बीजेपी ने कोई बड़ा दांव चला है, या आपको लगता है कि वो चेहरे उन जगहों पर फंस के रह जाएंगे क्योंकि उनके साथ एक बंदिश उनके उम्मीदवार होने की भी होगी और ये भी होगी कि उनको अपनी सीट भी निकालनी है? देखिए, दोनों चीजें हो सकती है इसमें, लेकिन कुछ अब एक बार फिर हम प्रयोग के तौर पर शिवराज जी का नाम ले सकते हैं कि बुधनी से वो लड़ते रहे, लेकिन बुधनी में पूरा वक्त देते नहीं थे, मतलब इलेक्शन के वक्त भी फिर भी जीत जाते थे। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ते हैं, छिंदवाड़ा में पूरा वक्त नहीं देते, फिर भी जीत जाते हैं। तो कुछ नेताओं का ऑरा ऐसा होता है और उनके साथ लोग ऐसे होते हैं कि वो इलाके में सक्रिय रहते हैं, वो चाहे वहाँ
भौतिक तौर पर उपस्थित रहें या ना रहें, लेकिन उनकी एक टीम काम करती रहती है, वो बहुत समर्पित लोगों की टीम काम करती रहती है। लेकिन कुछ जगह ज़रूर ये बात सही है कि कुछ जगह उन्हें इंगेज होना पड़ेगा, और इसलिए भी इंगेज होना पड़ेगा कि अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जाहिर बात है कि बीजेपी ने जिस तरह का संगठन है, उसने कान में तो बिल्कुल नहीं कहा होगा कि यदि गवर्नमेंट आई तो आप ही सीएम होंगे। इन सबको संकेतों में तो कह दिया कि भाई आप जिता के लाइए, संकेत में ही है ये कि हो सकता है कि आप दावेदार हो। तो उन्हें पूरी ताकत ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि पहले हम खुद जीतें, तो पार्टी जीते, तब हमारा मतलब फिर उसके बाद फिर नंबर आ सकता है। तो कुछ लोग ज़रूर बंद के रह जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे नरेंद्र सिंह तोमर भी उनमें एक नाम है, तो कुछ लोग मूव करते रहेंगे लगातार। शिवराज जी, नरेंद्र तोमर, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे वक्त तक उन्हें वहाँ इंगेज रहना पड़ेगा। योगीराज जी, ये जो सूची आई और तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में एक हम जो देख पा रहे हैं, गोपाल भार्गव परिवारवाद की बात अगर करें तो गोपाल भार्गव के जो बेटे हैं अभिषेक भार्गव, वो टिकट चाहते थे, उनकी जगह उन्हीं के जो पिता हैं उनका टिकट किया गया है। आकाश विजयवर्गीय का जो टिकट है वो अभी होल्ड किया गया है, उनकी जगह कैलाश विजयवर्गीय, ये माना जा रहा है कि उनका टिकट हो गया है। गौरी शंकर बिसेन, उनको अभी होल्ड किया गया है, वो अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो ये जो समीकरण है, आपको लगता है कि क्या ये जो परिवारवाद वाला है उस पर पूरी तरीके से स्टॉप है, या अभी कोई संभावना युवा नेताओं के लिए भी बनी हुई है आने वाले दिनों में? एक मैं और इसी से, चूंकि शरद जी ने विषय उठाया इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई, अभी तक विजय शाह और संजय शाह दोनों जीतते थे। टिमरनी से उनके भाई जीतते थे, विजय शाह सूद से जीतते थे। इस पूरी लिस्ट में टिमरनी के आसपास की पूरी विधानसभा है, लेकिन टिमरनी होल्ड है। तो क्या ये माने कि वो भी उसी परिवार से एक वाले सिद्धांत के चलते रोक लिया उनका टिकट? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने सूची जारी की, और मैं ये मानता हूँ कि करीब करीब उन्होंने परिवारवाद को एक कोने में रख दिया, ये जिस तरीके से सूचियाँ जारी की गई हैं। और कैलाश विजयवर्गीय को भी इसी स्ट्रेटेजी के तहत उतारा गया कि पिछली बार भी जब उन्होंने आकाश विजयवर्गीय का टिकट मांगा था, तब आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की थी और बड़ी मुश्किल से वो डोमेस्टिक टिकट उनको दिया गया था। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को अब टिकट दिया कि अब आप अपने बेटे की बात नहीं करेंगे। और ये बात सही है कि ये सारे वो लोग हैं जो अपनी सत्ता अपने एक तरह से हस्तांतरण करना चाह रहे थे अपने बेटों को, और इनमें करीब करीब सभी वो लोग, अभिषेक भार्गव का आपने जिक्र किया, विजय शाह का आप जिक्र कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का मामला हो ही गया, और भी बहुत सारे जो नए जो कैंडिडेट हैं। फिलहाल के तौर पर देखा जाए, मुझे शेजवार यहाँ से मान लूँ, फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो इन सब चीज़ों पे बीजेपी ने एक तरह से विराम लगाने की कोशिश की है। और चूंकि उनका मेन फोकस चुनाव पे आप देखो परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत जोर रहता है, तो एक कम से कम इस इश्यू को उन्होंने पार्टी में लागू करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की कि नहीं, परिवारवाद से हम लोग अभी दूर हैं, और इसी के तहत इन सबको मैदान में उतारा गया है। दूसरी एक बात और ये है कि अब मालवा का जो अंचल है वो पूरा का पूरा बीजेपी का एक तरह से गड़ रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को वहां से अच्छी लीड मिली थी। कैलाश विजयवर्गीय को केवल इसलिए नहीं उतार दिया कि साहब वो बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय जिस सीट पर लड़ रहे हैं वो बड़ी टफ सीट है। भाई संजय शुक्ला वहाँ के बड़े कद्दावर नेता हैं, और संजय शुक्ला की इमेज बहुत जबरदस्त है वहाँ, उन्होंने इस दौरान काम भी बहुत किया। तो संजय शुक्ला एक ऐसी सीट थी वहाँ से जो विनिंग सीट थी कांग्रेस की, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में लाके वहाँ एक तरह से संजय शुक्ला को बांध दिया और मालिनी गौड़ को दिया। फिर उधर जीतू पटवारी के अगेंस्ट में उन्होंने एक सीनियर लीडर बीजेपी के जो आईडीए के अध्यक्ष है उनको उतारा, वो बड़े सीनियर हैं और उनकी इमेज बड़ी विनम्र मधु वर्मा है, मधु वर्मा। तो इतने माइन्यूटली उन्होंने उस एरिया को वॉच किया है और ऐसे ऐसे कैंडिडेट ढूंढ के लेके आए। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये भी रही है कि जो टफ सीटें हैं उस पर उन्होंने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए। नहीं, लेकिन इसको आप इस नज़र से नहीं देखते हैं कि इन नेताओं ने ये कहा कि नहीं, अगर बेटे को नहीं मिलेगा तो फिर मुझे ही चाहिए टिकट, क्योंकि गोपाल भार्गव जो वरिष्ठतम विधायक, 8 बार के वो विधायक रह चुके और ये 9वां टर्म होगा उनका, तो 45 ईयर मतलब 40 साल तो उनके हो ही गए। मान लीजिए वो जीत जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ 45 ईयर्स। गोपाल भार्गव तो ऐसे नेता हैं कि जो जब कांग्रेस सत्ता में आती थी तब भी जीतते थे वहाँ, तो इनकी इमेज तो एक नो डाउट वहाँ एक विनिंग कैंडिडेट शुरू से रहे, वो 8-9 बार की वहाँ विधायक हैं। और यदि अभिषेक भार्गव को टिकट मिलता है तो अभिषेक भार्गव भी वहाँ से जीतते, वो बीजेपी की बहुत प्रोमिनेंट सीट है। और अभी आपने एक बयान सुना होगा गुरुजी ने आदेश दिया है और सीएम के दावेदार भी तय नहीं।
तो उनकी जो संभावना है वो शायद बनी हुई है। शिवम, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये परिवारवाद को लेकर मेरे से जवाब ले लीजिए। जी जी, नहीं आपके पास आए थे, आपका तो जवाब बाकायदा लिया है, आप टर्न आएगा। या आप कुछ विशेष आप बोलना चाहें तो प्लीज हाँ, बोलिए। मैं कुछ जवाब देना जी, चाह रहा जी, था। जी, दरअसल परिवारवाद की बात चल रही थी। मैं बताऊं आपको कि अगर हम यहाँ मध्य विधानसभा की बात करें भोपाल के, तो ध्रुव नारायण सिंह जी परिवारवाद का उदाहरण है, संजय पाठक परिवारवाद का उदाहरण है, और जिसका बेटा विधायक रहा हो और बाप को अगर टिकट मिल जाए तो ये भी परिवारवाद का ही उदाहरण है। तो मैं नाम लूँ ना लूँ आप सब समझ गए होंगे। दूसरा, शिवम जी ने कहा कि ये तो मेयर लेवल के हैं। ठीक है, हम नई पार्टी के लोग हैं, छोटी पार्टी के लोग हैं, लेकिन इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 70 सीटों में जब ये चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 3 सीट में हम पहली बार चुनाव में इनको ला देते हैं। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है कि मात्र 3 सीट मिलती है। पंजाब में सुपड़ा साफ हो जाता है इनका, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। ये चाहे जितना भी, और आम आदमी पार्टी से इनकी घबराहट इतनी ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी के निर्दोष नेताओं को, काम करने वाले लोगों को ये जानबूझ के जेल भेजते हैं, गुंडागर्दी के दम पे, सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के दम पे। वो केवल इसलिए कि आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव में जा ना पाए, प्रचार ना कर पाए, रैलियां ना कर पाए। केवल इनका डर आम आदमी पार्टी से है। अगर आम आदमी पार्टी से इनका डर नहीं होता तो मध्य प्रदेश के अंदर ये स्कूल और अस्पताल की बात नहीं करते, लाडली बहना की बात नहीं करते, अगर आम आदमी पार्टी से इनका डर नहीं होता, क्योंकि 18 साल से उन्होंने किया नहीं, अब भी नहीं करते। तो इनका डर बेसिकली आम आदमी पार्टी से है। भयंकर रूप से भाजपा डरी हुई है, इसलिए बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगा करके, तथ्यहीन आरोप लगा करके और जेल भेजने का काम करते हैं। शिवम जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता जी। हूँ। आप आम आदमी पार्टी की बहुत ऐसी छवि बताने की और बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बहुत कुछ घटा इस देश में, और जो आम आदमी पार्टी बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो लेके आई थी, आज उनके सारे कद्दावर नेता जेल में। ओहो, एक बात नहीं, वो इसलिए कि इससे नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो कुछ और बात है। देखिए, नहीं ठीक है, आने दीजिए आप, वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना। अगर आप आरोप नहीं होंगे आपके ऊपर तो वही आप बरी हो जाएंगे। आप ये समझना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब आए थे तब एक ट्रांसपेरेंट लोगों ने कहा कि नहीं साहब, लोगों ने आपको भरोसा दिलाया, मतलब 70 में से आपको 63 सीटें दी आपने, लेकिन आपने क्या दिया बदले में? आपके राघव चड्ढा शादी करते हैं, करोड़ों की शादी होती है, ये आम आदमी पार्टी का नेता है। नहीं, ये प्रश्न चूंकि जनता के मन में है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बैकग्राउंड तो समझ लें पहले सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यही कहते हैं ना कि साहब हम तो हम छोटे घरों से आए हैं, हम ऑटो रिक्शा वाले हैं, हम छोटे छोटे ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर भी बहुत कुछ घटा पूरे देश में, और जो एक उनकी इमेज जो थी वो भी डैमेज हुई। तो इस इमेज को लेके कैसे वो पब्लिक के बीच में जाएगी? एक तो ये सवाल। दूसरा, जो बार बार आप ये कह रहे हैं कि जिसके साथ ये अलायंस कर रहे हैं, खुद चुनाव में लड़ाते हैं। ठीक बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपने डिक्लेयर कर दिए, और फिर आप बोलते हैं साहब लोकसभा में हम एक हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इस पे आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना है। गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज करें। ठीक है, आप प्लीज मैं आपके पास आऊँगा रमाकांत जी। शिवम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि रमाकांत जी ने कहा भी कि आप लोगों का जो परिवारवाद की परिभाषा है वो सिलेक्टिव है। आप दूसरों का तो परिवारवाद आपको दिखता है, लेकिन जब आप, क्योंकि 2-4 नाम अगर नहीं गिनाए, कृष्णा गौर का नाम वो भूल गए, लेकिन मैं बोले देता हूँ, तो ये जो नाम है वो लगता है कि आप सिलेक्टिव करते हैं बातचीत। देखिए शरद जी, सबसे प्राथमिक चीज़ है परिवारवाद को लेकर के जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सीट या फिर एक प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर पार्टी हमारी किसी परिवार की मिल्कियत नहीं है। हमारे यहाँ पर सबके लिए ओपन फॉर ऑल कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद जो भी किसी परिवार से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाला कार्यकर्ता हो, सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला हमारा कार्यकर्ता हो, दोनों के बीच संतुलित और बराबरी का मुकाबला होता है। उसके बाद पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है किसकी कहां पर उपयोगिता है, उसके अनुसार उनको टिकट दिया जाता है। दो तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। मैं ये कह रहा हूं कि आकाश विजयवर्गीय को मिलेगा तो कैलाश जी को नहीं मिलेगा, कैलाश जी को मिलेगा तो आकाश जी को नहीं मिलेगा। फिर बाबूलाल गौर जी अब तो खैर दिवंगत हो गए हैं वो, लेकिन 75 का फॉर्मूला लागू कर दिया उन्होंने। सब मंच से बोल दिया कि नहीं 75 जैसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था, मैंने तो बात कर ली प्राइम मिनिस्टर से। तो इस तरीके की बातें, क्योंकि आप एक स्टैंड को क्लियर, जो आरोप है वो ये किया है कि एक स्टैंड क्लियर नहीं करते, मतलब परिवारवाद नहीं है, मतलब नहीं है, अगर है तो फिर सिलेक्टिव है, ये इसको स्वीकार कीजिए। राजनीति बहुत ट्रांजिशनल विषय है। सबसे प्राथमिक चीज ये है, कई बार पार्टी को युवा नेतृत्व तैयार करना होता है, उस स्थिति में पार्टी को कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं। कई सारे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि संगठन ने आपको लंबे समय तक जनता की सेवा करने का अवसर दिया, आप किसी दूसरे रूप में आप पार्टी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करिए और आने वाली पीढ़ी के लिए स्थान देने की बात कही जाती है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में आज आप जिन भी सीटों की बात कर
कर रहे हैं। अगर परिवारवाद होता तो आकाश विजयवर्गीय जी को टिकट मिल जाता, लेकिन पार्टी नेतृत्व को लगा कि वहां पर हमें किसी दूसरे कार्यकर्ता को चुना। समझौता किया, मैं ये कह रहा हूं। समझौते की बात नहीं, कैलाश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आकाश जी ने काम किया तो उसके अनुरूप उनको टिकट दिया। मध्य की हम बात करें, इन्होंने परिवारवाद की बात की कि गोविंद नारायण सिंह जी अभिषेक बड़े काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो योगीराज जी कह रहे थे अभिषेक खड़े होते तो अभिषेक भी जीत जाते, उनका आकलन तो ये है, बतौर जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ। तो देखिए पार्टी वहां पर आकलन करती है, अभिषेक जी तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो पार्टी अपने अनुरूप इस प्रकार की चीजों पर निर्णय लेती है, लगातार मंथन चलता है, नेतृत्व इस दिशा में विचार करता है। और उस सीट पर रैली की हम बात कर ले, वहां पर अभिषेक जी के साथ साथ हमारी पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता भी काम कर रहा होगा। दोनों के पास बराबरी से यह सुअवसर है कि जो ज्यादा काबिल होगा, जिसकी जनता के बीच में ज्यादा लोकप्रियता होगी, उसके आधार पर पार्टी नेतृत्व टिकट का निर्धारण करता है। जबकि कांग्रेस पार्टी में कुछ विधानसभा सीटों को कुछ परिवारों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, समाजवादी पार्टी में भी ऐसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए इस प्रकार का भी कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, न राष्ट्रीय स्तर पर, न प्रदेश के स्तर पर, न विधानसभा के क्षेत्रों में। मैं बार बार बोलता हूं कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के बीच एक फेयर कंपटीशन होता है, उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो बाहर निकल करके सामने आता है। ठीक है मिथुन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये आरोप लगा रहे थे कि आपके जो मुद्दे थे वो मुद्दे हाईजैक हो गए या किल कर दिए गए उनकी ओर से। अब तो आचार संहिता प्रभावी हो गई है, वो सारे जो मुद्दे आपके थे वहाँ चले गए, मान लीजिएगा, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है? अब कौन से विषय आप लोग जनता के बीच पे ले जाना चाहते हैं या लेकर जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो चुनाव की तारीखें हैं उनका अनाउंस हो गया है। देखिए आपका मैं जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा परिवारवाद पे बोलना आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शायद ये इग्नोरेंस का फायदा मिलता है। तो आप देख लें, चाहे तुकोजी राव पवार जी के परिवार से गायत्री राजे पवार जी को यदि टिकट दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में वो परिवारवाद क्यों नहीं है? यानी कैलाश विजयवर्गीय मतलब बेटे के विधायक रहते हुए पिता को टिकट दे दिया, तो क्या ये परिवारवाद नहीं? अभी तक भाजपा ने ये नहीं बोला कि हम आकाश विजयवर्गीय को नहीं देंगे, अभी भी उनका नाम पैनल में, नाम होल्ड पर है। इसके साथ यदि उमाकांत शर्मा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी के बाद यदि उन्हें टिकट दिया जाता है तो ये किस हिसाब से परिवारवाद नहीं है? विश्वास सारंग जी को किस हिसाब से टिकट दे दिया जाता है, ये क्या परिवारवाद नहीं है? मालिनी गौड़ जी, लक्ष्मण गौड़ जी की वाइफ हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? मोनिका भट्टी जी दूसरे पार्टी से भी परिवार, हालांकि भाजपा में रह चुके हैं, वो क्या ये परिवार? नहीं, आपने गोविंदपुरा को परिवारवाद नहीं माना। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये सारे जो आपने नाम गिनाए डेफिनेटली परिवारवाद की श्रेणी में, लेकिन इन सबके दिवंगत हो चुके हैं जिनके भी आपने नाम गिनाए। बाबूलाल गौर दिवंगत हो चुके हैं, लक्ष्मण गौर, मालिनी गौड़ के हस्बैंड दिवंगत, तुकोजी राव, ठीक है, वो मान लेते हैं। गांधी के पिता भी दिवंगत हो चुके हैं सर। नहीं तो राहुल गांधी पे जो परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है वो तो ये बहुत बखूबी बताते हैं कि वो परिवारवाद नहीं है। क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं। अब जैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों जीवित है ना सर, एक ही परिवार। टिकट दिया उन्होंने। अरे तो दोनों कई बार दिया। ठीक है, वो आपस में हो जाएगा। प्लीज हाँ, आप में सर अपनी बात प्लीज संक्षिप्त में, बस समय फिसल रहा है जी। कमलनाथ जी ने जो वादा किया कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, 550 रुपए का सिलेंडर देंगे, किसानों का बाकी बचा हुआ कर्जा माफ करेंगे, जो हमने पहले भी 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। दलित आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको रोकेंगे, बेटियों को इंसाफ देंगे, किसानों के जो बिजली के बिल हैं उनको माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो आतंक मचाया उसको खत्म करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जंगल राज मध्य प्रदेश में स्थापित किया उस सबको खत्म करेंगे। इस बात को लेकर के जनता भी कमलनाथ जी के प्रति एक आग्रह रखती है। ठीक है, अब प्लीज अपनी क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है और इस चर्चा में हमने कोशिश की कि उन सभी पहलुओं को छुआ जाए जो कहीं ना कहीं चुनाव की तारीखों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की जो एक नई सूची आई है उससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो मत हैं वो निकल के सामने आए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाता है, कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं और कांग्रेस की जो बहुप्रतीक्षित सूची का जो इंतजार है वो कब तक आती है। ये सारे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए PSTV।